नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 2027 में प्रस्तावित हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अखाड़ों के मुख्य प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। आपको बताते चले कि बैठक में कुंभ मेले की समग्र संरचना, व्यवस्थाओं और योजनाओं से जुड़ी रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई, जहां मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि आने वाला कुंभ दिव्य और भव्य स्वरूप में आयोजित किया जाएगा और जिसमें सनातन संस्कृति की गौरवशाली पहचान की विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 2027 का कुंभ वैश्विक स्तर पर भारत के आध्यात्मिक संदेश को एक नई ऊंचाई देगा और देश दुनिया से आने वाले भक्तों को हरिद्वार में आकर्षित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। जहां आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकार कुंभ से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को मजबूत, सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है और जिससे यह आयोजन भव्यता और आध्यात्मिकता के साथ जो है दोनों का अनूठा संगम भी बना सकेगा। संतगणों के साथ बैठक भी थी, उनके साथ उनके सुझाव भी लिए गए, उनका मार्गदर्शन भी लिया है। सभी ने एक स्वर में भव्य और दिव्य कुंभ आयोजित करने पर अपना आशीर्वाद दिया है और हम पूरी तैयारी के साथ हर तरीके से एक शानदार कुंभ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उसको आयोजित करेंगे और एक अच्छा अनुभव कुंभ में आने वाले लोगों के लिए होगा, ऐसा हमारा हर संभव प्रयास रहेगा। सभी अखाड़ों के पूज्य संतगणों के। अब खबर देहरादून से है, जहां आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रतिनिधियों के स्वागत समारोह में पहुंचे। जहां आपको बता दें कि कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। तो वहीं पूरा परिसर जय विद्यार्थी जय भारत के नारों से गूंज उठा। जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में बताया कि उनकी छात्र राजनीति की शुरुआत एबीवीपी से ही हुई थी और जिसने उन्हें राष्ट्रवादी विचारों, छात्र हित और समाज की सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। युवा हृदय सम्राट कहे जाने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण की धुरी मानते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार शिक्षा सुधार, कौशल विकास और अवसर सृजन करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, राष्ट्रीय एकता और देश की अखंडता के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि एबीवीपी हमेशा इन मूल्यों की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाती आई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने 2 दिवसीय मसूरी के प्रवास के बाद शनिवार को दिल्ली लौटने से पहले पोलो ग्राउंड में स्थानीय प्रतिनिधियों और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आपको बता दें कि इस दौरान मसूरी के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जहां रक्षा मंत्री ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने मसूरी के लिए आवश्यक विकास कार्यों का ज्ञापन सौंपा और जिसमें लंढोरा की छावनी क्षेत्र में बढ़ते जाम की समस्या का समाधान करने के लिए बाईपास मार्ग बनाने की मांग की गई है। जहां आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए अधिकारियों को तत्काल ही कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और इसके अलावा सैनिक स्कूल की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंत्री ने सराहा, जहां उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आगामी चुनौतियों के लिए एकजुट होकर मजबूत संगठनात्मक कार्य करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ जी का 2 दिवसीय दौरा था मसूरी का और उसी दौरान कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम भी था और माननीय मंत्री जी के साथ पालिका के द्वारा दो तीन प्रस्ताव माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने रखे गए हैं। पहला तो यहाँ पे जो सर्वे की जो लैंड है, यहाँ पे जो जिसका किसी तरीके का कोई यूज़ नहीं है, बिल्डिंग्स हैं, फील्ड हैं, लेकिन सर्वे ऑफ इंडिया के होने के वजह से उसका किसी तरीके का यहाँ पे यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो हमने एक प्रस्ताव दिया है माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने कि आप अगर यहाँ पे एक सैनिक स्कूल खोल देंगे तो उसका एक अच्छा यूज़ हम कर पाएंगे। दूसरा, लंडौर वाला जो एरिया जो जाम की स्थिति में रहता है हर वक्त, तो हमने एक प्रस्ताव दिया है कि अगर कैंट से लेकर के नीचे जबर खेत तक का जो बाईपास मार्ग है, अगर उसको खोलने की अनुमति दी जाए तो वहाँ से हम वन वे कर सकते हैं ट्रैफिक को,
तो उससे लंडौर वाले एरिया में जो ट्रैफिक जाम की जो समस्या है उससे निजात मिल सकती है। तो ये 2-3 प्रस्ताव थे जो माननीय राजनाथ जी के सामने हम लोगों ने रखे हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इन प्रस्तावों पे हम गंभीरता से विचार करेंगे। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि उनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है, उत्तराखंड के समधी भी हैं वो, तो इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि उन प्रस्तावों पे वो गंभीरता से सरल विचार स्वभाव के देखे, जब आपने ज्ञापन दिया तो बहुत आराम से उन्होंने सुना, अपने पीएस को बुलाया और तुरंत कार्रवाई की भी बात कही, तो ये लग रहा था कि सब कुछ हो जाएगा जो भी आपने मांग। निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमने जो मांग की है वो मांग निश्चित रूप से वो पूरी करेंगे हमारी। और कार्यकर्ताओं के साथ बहुत ही सहजता के साथ उन्होंने मुलाकात करी। आपने देखा होगा पहले भी वो यहाँ पे आए थे, तभी उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करी थी। तो इसलिए क्योंकि वो संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं, इसलिए यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता आया उनके साथ बहुत सरलतापूर्वक। राजनाथ सिंह जी का उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है। इस राज्य को बनाने का प्रस्ताव जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पास हुआ था, तब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगर ये बिल पास नहीं होता तो सही राज्य नहीं बनता। उस राज्य बनाने का श्रेय भी जहाँ अटल जी को जाता है, उसको राजनाथ सिंह जी को विश्वास से जाता है। और आज 2 दिवसीय दौरे के बाद वो वापस लौटे हैं। हमने अपने चेयरमैन और सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनसे मुलाकात की। हमारे चेयरमैन ने मसूरी से संबंधित 2 ज्ञापन जो रक्षा, उन्होंने एक मांग की कि हमारा जो लंडौर कैंट का एक मार्ग, बाईपास मार्ग अगर बन जाएगा तो लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, वहाँ पर जाम लगा रहता है। और दूसरा जो सर्वे ऑफ इंडिया की खाली ज़मीन है, वहाँ पर सैनिक स्कूल की मांग मीरा जी ने की है और हमें पूरा भरोसा है कि उसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आएंगे। और इस अवसर पर हमने जो हमारा वो है ब्रह्म कमल, उनको भेंट किया है। और इस प्रकार से उन्होंने इनके ज्ञापन देते ही अपने पीएस को कहा कि इसको देखो, इस पर कार्रवाई करो। तो इस बात का संकेत है कि उत्तराखंड से जो उनके हम लगाव की बात करते हैं वो साफ दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं से भी बड़े आराम से मिले ये हैं। देखिए, राजनाथ सिंह जी को मैं मैंने कहा बहुत पुराना परिचय है, 94 से मैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि जिसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। लोक अदालत का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को राहत प्रदान करना है, तो वहीं सुलहनिया वादों पर निपटारे को लेकर आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किए जाएंगे। जहां आपको बता दें कि इसमें पक्षधारों का समय, श्रम व धन तीनों ही बचत होगी। तो वहीं बताते चले कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिमरनजीत कौर ने इस पर जानकारी दी है कि यह वर्ष की चौथी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत होगी और जिसमें एक न्यायिक अधिकारी और एक अधिवक्ता मिलकर मामलों का निस्तारण करेंगे। जो हमारी इस साल की चौथी व आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत है, उसका आयोजन 13 दिसंबर 2025 को होने जा रहा है, जिसमें हमारे जितने भी शमनी प्रकृति के वाद है उनका निस्तारण होता है सुलह समझौते के आधार पर। तो इसमें हमारी जनरली बेंचेस बनती हैं, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी और एक अधिवक्ता होते हैं, जो कि एक बेंच के फॉर्म में, एक पीठ के फॉर्म में इन मामलों को दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इनका निस्तारण करते हैं। और इसमें साथ ही साथ आरटीओ संबंधी चालान या हमारे जो एमवी एक्ट से संबंधित चालान है, उनको भी हमारे जो भी एसएसपी महोदय द्वारा एक नामित जो भी अधिकृत सिग्नेटरी होते हैं, उनको इसमें नामित किया जाता है। तो वो कंपाउंडिंग के लिए आते हैं। ठीक उसी प्रकार से आरटीओ विभाग से भी एक नामित अधिकारी यहाँ पर जो कि कंपाउंडिंग करते हैं, वो आते हैं। तो ऐसे में जितने भी हमारे मोटर वाहन संबंधी मामले, उनका निस्तारण नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार माननीय सेशन न्यायालय में जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी विभाग से संबंधित मामले हैं, उसमें भी जो शमनीय प्रकृति के मामले हैं, उनका निस्तारण वहीं पर हो जाता है। तो मेरा आह्वान रहेगा कि जितने भी ऐसे मामले हैं जो कि सुलह समझौते के आधार पर और शमनीय प्रकृति के, खासकर जैसे हमारे चेक बाउंसिंग के मामले हैं, समस्त दीवानी प्रकृति के जो हमारे मामले हैं, उनका निस्तारण हेतु आप राष्ट्रीय लोक अदालत में जितनी भी जन सहभागिता है उसे करवाएं और लोग आए और अपने मामलों का निस्तारण करवाएं, क्योंकि यह मामले आपके एक दिन में निस्तारित होते हैं और इसकी कोई अपील नहीं होती है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश बंसल ने हरिद्वार में प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में दावा किया है कि बीजेपी के शासन में उत्तराखंड पिछले 25 वर्षों में अभूतपूर्व विकास की राह पर आगे बढ़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से प्रदेश की तरक्की के नए आयामों को छुआ गया। जहां सांसद बंसल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और रोजगार के क्षेत्रों में भी लगातार मजबूत हो रहा है। हम अपने जो हमने कार्य किए हैं उन कार्यों को लेकर के जनता का समर्थन लेने जनता के बीच में जाएंगे और आगे हमने क्या करना है ये हम अपने घोषणा पत्र में बताएंगे। सांसद जी, अभी 2 दिन में हरिद्वार में बात करें तो सड़क दुर्घटना में करीब 5 से ज्यादा करीब 7 मौतें हो गई। इतना गंभीर है और इन रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए? मैं स्वयं सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें लेता रहता हूँ 3-4 महीने में। मुझे दुख पूर्वक मैं स्वीकार करता हूँ कि जो जो दवा की त्यों तो मर्ज बढ़ता गया। सड़कें भी चौड़ी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक नियमों का जितना पालन होना चाहिए वो न होने के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। हर बैठक में हम ये विचार करते हैं कहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं, कहाँ पर क्रश बैरियर्स लगाए जाएं, कहाँ पर साइनेज लगाए जाएं। ये सब होता है, लेकिन उसके बावजूद भी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और हम भी उसको लेकर चिंतित हैं और बैठकों में प्रयास भी करते हैं। डीएम भी, एसएसपी भी सब करते हैं, लेकिन जनता का भी प्रबोधन होने की आवश्यकता है। होता क्या है, हम सोचते हैं बस अभी 10 मिनट में तो हमको आना, हेलमेट लेकर नहीं जाते। हेलमेट हमारी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में एलयूसीसी सहकारिता घोटाले को लेकर राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। आपको बता दें कि शुरुआती जांच में जहां 100 करोड़ रुपए की ठगी की बात सामने आई थी, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वास्तविक घोटाला करीब 1500 करोड़ रुपए का है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि गोदियाल के अनुसार 100 करोड़ की ठगी तो केवल गढ़वाल क्षेत्र में हुई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जिस दिन ये बाहर के देशों में गए, मेरे पास ये जानकारियां हैं कि ये करीब 1500 करोड़ रुपए है। ये 100 करोड़ तो एक गढ़वाल जिले में ही है, सिर्फ और सिर्फ गढ़वाल जिले में। ये बहुत बड़ा अमाउंट है और इसके जो प्रमोटर्स हैं, इसके जो मेन लोग हैं, जो जिन्होंने ये कंपनी बनाई, उन्होंने ये कंपनी सहकारिता के अंतर्गत बनाई। और उससे भी बड़ी दिक्कत वाली बात है कि ये आज बाहर भाग चुके, बाहर के देशों में चले गए। जिस दिन ये बाहर के देशों में गए उस दिन इनके खातों से सब पैसा बाहर चला गया। भारत सरकार की वो एजेंसियां जो गणेश गोदियाल को चुनाव में 15 साल पहले के बेमतलब के बातों का हवाला देकर नोटिस देते हैं, मुझ पर निगरानी रखते हैं, उनको इतने बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड की जानकारी नहीं हुई। ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है। लेकिन उनको वो जानकारी थी। इस प्रदेश के कोऑपरेटिव मिनिस्टर को ये जानकारी थी। इस प्रदेश के कोऑपरेटिव मिनिस्टर ने खुद ये बात कही है कि 2022 में उनकी जानकारी में ये बात आ गई थी। धन सिंह रावत जी ने ये बात कही है। प्रश्न ये उठता है कि धन सिंह रावत जी ने इसकी जानकारी आने के बाद इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए, और अगर नहीं किए तो क्यों नहीं किए, या नहीं वो करना चाहते थे तो किसके दबाव में नहीं किए। ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए। ये बातें तभी स्पष्ट होंगी जब ये लोग मंत्री पद पर नहीं रहेंगे, केस रजिस्टर्ड होगा। केस रजिस्टर्ड होने के बाद इनको गहन पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, तब ये बातें खुलेंगी। इनके उसमें क्या अपने निजी स्वार्थ जुड़े हुए हैं। मेरे पास ये जानकारियां हैं कि ये करीब 1500 करोड़ रुपए है। ये 100 करोड़ तो एक गढ़वाल जिले में ही है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि एमडीडीए ने अवैध प्लांटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई क्षेत्रों में ध्वस्तीकरण और सीलिंग के अभियान को चलाया, जहां आपको बता दें कि बिना स्वीकृत मानचित्र के किए जा रहे कई निर्माण चिन्हित कर तोड़े गए हैं। जहां आपको बता दें कि सबसे बड़ी कार्रवाई जसोवाल चक्राता रोड क्षेत्र पर हुई, जहां पर रोशन नेगी के द्वारा लगभग 22 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लांटिंग को एमडीडीए की टीम ने मौके से ध्वस्त कर दिया है। जहां प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अवैध कॉलोनी विकसित करने या बिना अनुमति के निर्माण करना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब खबर देहरादून से है, जहां प्रशासन ने पहली बार राइफल में क्लब फंड का इस्तेमाल समाज सेवा के लिए किया। जी हां, आपको बता दें कि इसके तहत अब तक 43 जरूरतमंदों को 15 लाख रुपए की मदद की जा रही है। जहां पर आपको बता दें कि जिलाधिकारी सविन बंसल ने बीते शुक्रवार को 7 असहाय लोगों को 1.75 लाख रुपए के चेक वितरित किए, जहां इसमें कैंसर पीड़ित महिला समेत कई महिलाएं भी शामिल हैं, और जिसमें से प्रत्येक को 25 हजार रुपए जो है वो सहायता भी मिली है। और इससे पहले राइफल फंड के दिव्यांगों, विधवाओं, अनाथ बच्चों, स्वरोजगार की शुरुआत करने वाले और साथ ही साथ स्कूल वाहनों के लिए भी सहायता प्रदान की जा चुकी है। देखिए, ऐसे समाज वर्ग में कई ऐसे फैमिलीज हैं, परिवार हैं जिसमें कोई फैमिली ट्रेजेडी हो गई है या गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। किसी में अर्निंग मेंबर की आकस्मिक निधन हो गया है, किसी में दिव्यांग हो गए अर्निंग मेंबर या माता, और कोई आय का साधन नहीं है, और बच्चे अध्ययनरत हैं, स्कूल में या कॉलेज में, और जो एक मिनिमम इनकम चाहिए एक फैमिली को, परिवार को संचालन के लिए, वो भी शेष नहीं बचा है। तो ऐसी स्थिति में कुछ केसेस को तो हम ऑनरेबल सीएम विवेकाधीन कोष को रेफर करते ही हैं, और कुछ केसेस में इमीडिएट उनको असिस्टेंस की जहाँ पे आवश्यकता प्रतीत होती है, तो जो हमारा राइफल क्लब है, जहाँ पे जितने भी हमारे शस्त्र के ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे उनसे अकाउंटेड कंट्रीब्यूशन जो रिप्लेनिश होते हैं अकाउंट में, उसके जरिए उनको उनकी परिस्थितियों अनुसार चेक के माध्यम से पेमेंट्स की जाती हैं, सहायता प्रदान की जाती है। तो ऐसे आज 7 परिवारों को। अब खबर हरिद्वार से है, जहां यूनिवर्सिटी में वॉलीबॉल का एक दिवसीय कार्यक्रम उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में मदरहुड मॉन्ट फ्रंट के साथ साथ मां सरस्वती स्कूल और रुड़की के छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जहां प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, और जिसे लेकर प्रतिभागी छात्राओं में विशेष खुशी और उमंग भी देखने को मिली। जो हमारी बेटियां हैं, हम उसके अंदर स्किल पैदा करें। इसलिए हमारा उद्देश्य रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खेल का आयोजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग का आयोजन करें, बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग दें, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दें। तो हम अपने छात्र छात्राओं का इस पर बहुत फोकस करते हैं, और कोशिश रहती है कि जो हमारा विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय तो एक बार हमने बना दिया, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है, यूज है ना, समाज के लिए हर वर्ग को इसको करना चाहिए। तो हमारे यहाँ कोई भी अगर कहता है कि हमें कार्यक्रम करना, तो हम सहर्ष अपनी सहमति प्रदान करते हैं, और कहते हैं, और हम अपनी सब कुछ उसमें जितना मैक्सिमम फैसिलिटी वो देते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम होते हैं। ये नहीं, इसके अलावा और भी कार्यक्रम बहुत होते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर ननकमता पुलिस को बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात तस्कर सुखिंदर उर्फ सुखा को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। जहां आपको बता दें कि पुलिस को यह कामयाबी तब मिली जब रुद्रपुर हाईवे स्थित हरबान सीड्स राइस मिल के सामने गश्त के दौरान एक व्यक्ति पुलिस वाहन को देखकर झाड़ियों की ओर भागने लगा, जहां पुलिस टीम ने तेजी को दिखाते हुए उसका पीछा किया। जहां आपको बता दें कि इस दौरान आरोपी ने भागते भागते अवैध तमंचा निकालकर धमकाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे मौके से हट पहुंचा। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय के नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत उधम सिंह नगर पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है।
नानकमत्ता पुलिस ने 36 लाख रुपए से अधिक कीमत की 120 ग्राम स्मैक के साथ कुख्यात नशा तस्कर सुखविंदर उर्फ सुक्खा को गिरफ्तार किया है। यह एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। गश्त के दौरान इसकी संदिग्ध हरकत देखने पर पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और उसे अवैध तमंचे और स्मैक के साथ पकड़ लिया। पूछताछ में उसने कई अन्य नशा तस्करों के नाम भी बताए हैं, जिन पर जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार आरोपी को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य नशा तस्करी को पूरी तरह समाप्त करना है। मैं जनता से अपील करता हूं कि नशे से जुड़ी किसी भी सूचना को बिना हिचक पुलिस को बताएं। उनकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस और समाज मिलकर ही हमारे युवाओं को नशे से बचा सकते हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जो है मसूरी से है, जहां माल रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब एसडीएम राहुल आनंद ने पुलिस और नगरपालिका के साथ साथ प्रशासनिक टीम के साथ अचानक से अतिक्रमण विरोधी अभियान को शुरू कर दिया। जहां आपको बता दें कि दुकानों के बाहर फैले गए सामान, सड़क पर खड़ी अवैध गाड़ियां और देहरादून के व्यू पॉइंट को ढककर चल रही अवैध दुकानें, सभी पर सीधी कार्रवाई की गई है। जहां वासु सिनेमा के पास लगाई गई अवैध दुकानों को हटाकर सामान को जब्त कर लिया गया। कई समय से लगातार शिकायतें आ रही थी कि मॉल रोड पे जो बहुत अव्यवस्थित हो चुकी है, यहाँ पे स्कूटी की पार्किंग या एवं अन्य तरह के अतिक्रमण जो कई हमारे दुकानदार लोगों ने भी कर रखा था। तो उसी के क्रम में ये चल रहा है कि सभी लोग अपनी जितनी निर्धारित उनकी जो दुकान की सीमा है उसके भीतर रहें, तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है और उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो गलत तरीके से स्कूटी पार्किंग हो रही है गांधी चौक पे या हमारी माल रोड पे, तो उसको अंदर करना है। कुछ दुकानें हैं जहाँ पे दून व्यू एक्ट का उल्लंघन करके किया गया था, उन पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो हमारे पटरी है वाले व्यापार वाले जो हैं, इनके लिए भी हमने एक टीवीसी की जो है सत्यापन की कार्रवाई पूरी हो गई है। जगह वेंडिंग जोन का चयन भी हो रहा है, ऑलमोस्ट हो जाएगा। और परसों की बैठक हमने सोमवार की बुला रखी है, उसमें इनका भी जो इसके ऊपर फाइनल निर्णय लिया जाना है कि कितने लोग इसमें एलिजिबल हैं, उन्हीं को यहाँ पे व्यापार करने की, पटरी व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा यही कहना है कि लगातार ड्राइव जारी रहेगी जब तक ये पूरी तरह से माल रोड हमारी सुव्यवस्थित ना हो जाए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।